राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे चैनल पे वरिष्ठ पत्रकारिता के पितामह और हम सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए प्रेरणा पुंज भाऊ तोरसेकर जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाऊ प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले जरा 1 मिनट का समय लूंगा दर्शकों। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरे लेखों का संकलन है। इसका मूल्य है 600 रुपया। आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, इस पे 600 रुपया भेज के ये पुस्तक आप मंगा सकते हैं। इस पुस्तक से जो भी राशि प्राप्त हो रही है वो हमारे आश्रम मंदिर में एक गौशाला का निर्माण होना प्रस्तावित है। ये राशि उसमें खर्च होगी। कहने का मतलब इस पुस्तक के बहाने 600 रुपए का आपका भी योगदान उस गौशाला में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई सहयोग देना चाहते हैं तो ये जो ऊपर क्यूआर कोड दिया है इस पे दे सकते हैं। और अपना एड्रेस, फोन नंबर इसी नंबर पे 7696409623 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सो दैट वी कैन सेंड यू द बुक। तो अब भाऊ से बातचीत शुरू करते हैं। भाऊ, आज 6 तारीख है। कल 5 तारीख से मनरेगा बचाओ अभियान पूरे देश में कांग्रेस शुरू करने वाली थी। कल का कुछ, आज दूसरा दिन हो गया। क्या मतलब आंदोलन शुरू नहीं हुआ या क्या है? राहुल जी तो वियतनाम चले गए थे, आए कि नहीं आए वापस? क्या हो रहा है? होगा कि नहीं होगा आंदोलन? नहीं, उनका जो देश है वहां शुरू हो गया। उनके देश में शुरू हो गया। आपका और उनका भारत देश, पूरा भारत देश अलग है। तो आप तो उनके देश में जाते नहीं और वो आपके देश में आते नहीं। तो आंदोलन जरूर शुरू हुआ होगा, लेकिन शायद हमारा मीडिया अभी तक वहां नहीं पहुंचा उनके इंडिया में। उनका जो, क्योंकि नेहरू ने जो खोजा है वो उनका भारत है, इंडिया है। हमारा इंडिया अलग है ना, हजारों साल से चलता आया है। तो आंदोलन जरूर शुरू होगा। हमको पता नहीं, क्योंकि यहाँ की मीडिया उस भारत में नहीं पहुंचे। उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात एक आप समझ लो कि आजकल पिछले 10-15 साल में आंदोलन ये मीडिया की एक इवेंट बन गई है। अगर इवेंट नहीं है तो आंदोलन नहीं है। आपने अभी शुरू किया ना 1 2 3 4 ऑन, और ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आंदोलन बिल्कुल वैसे होते आजकल। कैमरा ऑन, आंदोलन ऑन। कैमरा बंद, आंदोलन खत्म। तो ऐसे आंदोलन हर दिन होते रहते, हर जगह होते रहते। उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं बची। तो ठीक है, राहुल गांधी तो निकल गए, 4 दिन के बाद आएंगे, भूल जाएंगे, या शायद भूले भी है कि कोई आंदोलन हमने डिक्लेयर किया था। तो उनकी सीरियसली उनकी दखल लेने की या उस पर देख, उनको क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है। खबर आ जाएगी तो समझ में आएगी। इससे कुछ होगा नहीं। और वो बचाव में लगे हैं। देखो, हर जगह हर विरोधी जो है वो काम नहीं करना चाहता और समझता है कि मीडिया में कुछ गड़बड़ कर दी या मीडिया में हमको पब्लिसिटी मिल गई तो बस हम जीत जाएंगे। आपको एक वीडियो आपने देखा होगा, कुछ लिबरल सेक्युलर पत्रकारों का एक छोटा कुछ जमावड़ा था, और वहाँ पवन खेरा बोलता है कि अगर मीडिया हमको थोड़ी झलकियां और दे दे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो राजदीप पूछता है कि इसका मतलब कांग्रेस के लिए मीडिया काम करे, आप तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये अगर सिचुएशन हो गई है तो पॉलिटिक्स उसी तरीके से बिखरता जाएगा अपोजिशन का। और बिना कुछ करे भी बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, वो खड़े रहना चाहते हैं। जैसे क्रिकेट में बोला जाता है ना, भाई बैड पैच है या बड़ी धुआंधार गेंदबाजी हो रही है तो भाई टिके रहो, बाद में रन्स तो निकल आएंगे। तो बिल्कुल आज बीजेपी की हालत हम देखते हैं तो बीजेपी अपनी जगह डटकर खड़ी है
और जीत जा रही है, क्योंकि सामने वाले लड़ते नहीं, ना आंदोलन करते, ना उनके पास कोई एजेंडा है, ना कुछ प्रोग्राम है, ना जनता के लिए वो कुछ करना चाहते। तो उसका परिणाम हम देख रहे। पॉलिटिक्स बिल्कुल एक तरफा हो गई है, उसमें कोई लड़ाई नहीं। हाँ, कुछ अगर अपोजिशन है गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो मीडिया में जरूर है, लेकिन मीडिया तो चुनाव के अखाड़े में उतरता नहीं है। तो इसलिए बीजेपी के लिए मानो एक तरफा चुनाव की लड़ाई हो गई जी। भाव पर एक बात बताइए, पीछे बहुत सारे ऐसे समाचार मिल रहे थे कि गांधी परिवार में अंदरूनी खटपट चल रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ही तालमेल नहीं है, और कांग्रेस के अंदर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ, इसको आप कैसे? नहीं, एक बात होती है, देखो, जब तक हम बच्चे होते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे के सिवा जिंदा नहीं रह सकते, ऐसी भावना होती है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम बड़े हो जाते हैं, हम अपनी अपनी शादी, संसार, गृहस्थी अलग हो जाती है, तो जो घर होता है वो रिश्ते पतले हो जाते हैं, और घर, रिश्ते एक तरीके से प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो फिर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे का खून बहाने तक पहुंच जाते हैं। अब हमारे यहाँ भी एक तमाशा महाराष्ट्र में चल रहा है। 20 सालों बाद दो भाई इकट्ठा हो गए, चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए। इस पर इतना नगाड़े ढोल बजाए जा रहे मीडिया में, लेकिन आप वो सब जो खबरें हैं जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में होते, तो आप वो बारीकी से देखें तो आपको पता चलता है कि राज ठाकरे बॉडी लेवल पर वहां है, लेकिन मन से वहां नहीं है। उसकी अलिप्तता दिखाई देती है, क्योंकि अभी भी दो भाई मिले हैं, एक दूसरे के घर में बर्थडे को जाते हैं, गणपति को जाते हैं, या और किसी के लिए घरेलू फंक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर अभी अभी आपके ये शुरू करने से पहले मैंने एक खबर देखी कि राज ठाकरे का बड़ा नजदीकी कोई धुरी नाम का, सतीश धुरी नाम का कार्यकर्ता है, वो आज बीजेपी में चला गया। तो ये तो होगा ना, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता का जो मनोमिलन है वो जब तक नहीं होता तब तक गठबंधन जो है वो शिवबंधन होता है, यानी तोड़ने तक बंधन है। लेकिन आज मैंने शिवबंधन माना, कल तोड़कर निकलकर दूसरी पार्टी में गया, टाटा बाय बाय उद्धव ठाकरे। तो वही बात गांधी परिवार में भी है। आज आप ये गांधी परिवार के अंदरूनी झगड़े की बात कर रहे हो, 30-40 साल पीछे चले जाओ, मनेका गांधी और सोनिया गांधी में क्या झगड़ा था। मनेका को घर से बाहर निकाला गया ना, वो बेचारी विधवा थी, उसका पति अभी अभी मरा हुआ है, और उसको 1-2 साल नहीं हुए पति मरे हुए, पेट में बच्चा है, उसकी डिलीवरी तक नहीं हुई थी। तो सोनिया ने ऐसे ढंग से काम किया कि इंदिरा जी को, मनेका को बाहर निकालना पड़ा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर पार्टी प्रॉपर्टी बन जाती है तो उसमें जो टॉप मोस्ट फैमिली होती है वो कब्जा करने की कोशिश करते। आज भी मैं देख रहा हूं, और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, पिछले 4-5 साल से बोल रहा हूं कि हमको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने में लगे। बिल्कुल डुबाने में नहीं लगे, वो कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल वजूद खत्म करना चाहते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी खत्म होने से, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जो देश के कोने कोने में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, कहीं भूखंड होगा, कहीं बिल्डिंगें होगी, कोई और कुछ होगा, वो तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर पार्टी के लोग एक एक करके निकल गए तो आखिर में पार्टी में जो हाईकमांड या टॉप मोस्ट पार्टी या फैमिली बचती है उसकी प्रॉपर्टी है। तो उस पर प्रियंका की नजर है, रॉबर्ट वाड्रा की है, तो उसका झगड़ा चल रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। ये प्रॉपर्टी कब्जे की बात चल रही है। तो जो तगड़ा बाहुबली साबित होगा वो कब्जा करेगा, उससे आम जनता का या भारतीय जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो ये चलेगा। हाँ, एक बात है, मैं मानता हूं कि जो कुछ
प्रियंका कर रही है, प्रियंका वाड्रा कर रही है। हाँ, उसके पीछे कोई प्लान मुझे जरूर लगता है। जो जो कुछ चल रहा है, हमने तो बीच में मेरा ख्याल है बोला था कि प्रधानमंत्री के साथ चाय पीकर चुस्की लेकर ठहाके लगा रही थी प्रियंका वाड्रा। उसके बाद नितिन गडकरी के ऑफिस में गई थी, लेकिन उसके पहले उनसे जनसुराज वाले बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हमारे प्रशांत किशोर मिले थे। तो शायद प्रशांत किशोर को साथ लेकर प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहती है। वो किसी प्लान के तहत वो एक एक कदम संभाल के रख रही है। जितने ज्यादा कांग्रेस के लोग उनके साथ हो जाएंगे, वैसे ही पार्टी पर कब्जा हो जाएगा, और पार्टी पर कब्जा हो गया तो अपने आप पार्टी में प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। अच्छा भाव, एक चीज और बताइए मुझे जरा, अभी जो बीएमसी का चुनाव आ रहा है उसमें ये दोनों भाई उद्धव ठाकरे राज ठाकरे तो एक हो गए, पर पिछले चुनाव में चूंकि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो मुसलमानों का बहुत वोट मिला था शिव अपना उभाटा को। अभी कांग्रेस से अलग लड़ रहे हैं, ये इससे ना तो कांग्रेस को फायदा है ना शिवसेना को उभाटा को फायदा है उद्धव को। ये क्यों, ये दोनों मिलके क्यों नहीं लड़ रहे, क्या दिक्कत है? अगर मिलके लड़ेंगे तो दे विल पुट अप ए वेरी गुड अपोजिशन या वेरी गुड फाइट अगेंस्ट बीजेपी। ये क्यों नहीं मिल रहे कांग्रेस और उद्धव? नहीं, राज ठाकरे उसका कारण है। देखो, एक बात होती है, जब हम कोई हमारे मराठी में एक कहावत है जो हिंदी में भी अलग तरीके से, चोर के दाढ़ी में तिनका आप बोलते हो, हम बोलते हैं चोराचा मनात चांदणं, यानी रात के समय अगर चांद निकल आता है तो उसकी भी प्रकाश होती है। उसके प्रकाश में कहीं मुझे कोई देख रहा है ऐसा लगता है, तो असल में अमावस्या है, चांद निकला भी नहीं है, फिर भी चोर को लगता है कि चांद तो निकला है। उसको हमारे मराठी में चोराचा मनात चांदणं बोलते, या आप बोलते हिंदी में चोर के दाढ़ी में तिनका। अरे जो चोर था उसके दाढ़ी में एक तिनका था, ऐसा बोला तो हाथ लगाएगा दाढ़ी को, वो पकड़ा जाता है। बिल्कुल यही हालत है। इनको गारंटी नहीं है कि कांग्रेस में साथ जाकर मुस्लिम वोट रहेंगे या निकल जाएंगे। तो अच्छा है कि राज ठाकरे के साथ जाकर कुछ 7-8% है वो तो साथ में आ जाएंगे, ये इनके मन में है। इसीलिए तो कांग्रेस बोलती है अगर मैं राज ठाकरे के साथ जाते हो तो बीच में उन्होंने हिंदुत्व वगैरह इतना उठा लिया था, हनुमान चालीसा और मस्जिद पर जो भोंगे होते लाउड स्पीकर होते वो निकालने का, तो उनके साथ जाएंगे तो हमारे मुस्लिम वोट निकल जाएंगे, इसलिए कांग्रेस डरती है। तो ये जो बात है इसमें यानी खुद ही बनाए हुए जाल में उद्धव ठाकरे फंस गए। और कल ही एसएनडीए नाम की जो कोई संस्था है उसका एक मुंबई पर ओपिनियन पोल आया है, यानी सर्वे आया है, उसमें उन्होंने बढ़िया बता दिया है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त जो मराठी वोटर था वो 58%, 58% महायुति के साथ शिंदे और देवेंद्र के साथ चला गया था, और सिर्फ कुछ 28% या कुछ 22% ये उद्धव के और एमवीए के साथ रहा था। लेकिन आज की तारीख में वही मराठी वोट जो है वो दो ठाकरे बंधुओं के साथ 44% आ गया, और इनका महायुति का वोट परसेंट थोड़ा घट गया 42%, लेकिन मानो इक्वल डिवीजन हो गई। तो पूरा मराठी वोटर जो है वो भी ठाकरे बंधुओं के साथ नहीं है। विधानसभा में एक्चुअली वोटिंग था तो उसमें कुछ 23% उद्धव को मिला था, और अलग से लड़े थे, अकेले लड़े थे राज ठाकरे, उनको 7% मिला था मुंबई, तो उनका मिलकर होता है 30%। अब विधानसभा में उसी वक्त बीजेपी को कुछ 29% और कुछ वोट मिला था, और एकनाथ शिंदे को 17% से ज्यादा मिला था। तो मोर देन 46%, 46% से ज्यादा
विधानसभा में 14 महीने पहले महायुति को मिला है, तो दोनों का गैप उस वक्त 16% था। अगर आज थोड़ा भी घटता है, 4% यहां का वहां हो जाता है, तो ठीक है, ये 30 से 34 हो जाएंगे, लेकिन वो तो 42% बचते हैं ना 4% घटने से। अब और एक बात बता दूं, एस इंडिया का जो अभी अभी ओपिनियन पोल या सर्वे आया, उन्होंने सीट का बात नहीं की है, लेकिन परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज की बात की। तो उस वोटिंग परसेंटेज में उन्होंने कहा है कि 72% एमवीओ को यानी उद्धव को विधानसभा में मुस्लिमों का 72%, 72% उद्धव को मिला था। लेकिन वही बात आज कहां आ गई है, 28%, यानी कि 44% घट गया मुस्लिम वोट उद्धव का, ऐसा वो सर्वे बता रहा है। और उसमें से 41% अलग लड़ने वाले कांग्रेस के साथ चला गया। तो राज ठाकरे के कारण हिंदू वोट कितना उद्धव के साथ आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिलता है, फिर भी 30% से आगे नहीं जा रहे। और मुस्लिम वोटर जो है वो उनके हाथ से निकल कर गया है। अब वो ठीक है 28% हो या 30% हो, 32% हो, लेकिन 72% नहीं होगा। इसका कारण ये है कि कांग्रेस के कारण ही मुस्लिम वोट उद्धव के साथ आया था। और ये हाइपर माइक्रो लेवल का छोटे वार्ड का इलेक्शन है, ना का लोकसभा विधानसभा का। 25 से 35 हजार वोटर्स का एक वार्ड होता है। तो वहां अगर ओवैसी की पार्टी है और मुस्लिम कैंडिडेट है तो लोग उसके पास चले जाएंगे। अबू आजमी की मुस्लिम पार्टी है, उसके साथ चले जाएंगे। कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट है, उसके पास चले जाएंगे, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। और ये होते हुए हमने अधीर रंजन चौधरी की हालत देखी है, 6-7 बार जो चुनकर आया था, लेकिन ममता ने उसी जगह पर गुजरात का एक मुस्लिम यूसुफ पठान को चुनाव में लाया और अधीर रंजन हार गया। एक गुजराती से अधीर रंजन चौधरी हार गया। तो इससे आप समझ सकते हो क्या होता है। मुस्लिम वोटर का जो माइंडसेट होता है, वो पहले अपने धर्म का जो कैंडिडेट होता है उसको वोट देता है। और दूसरी बात, अगर अपना नहीं है तो बीजेपी को, हिंदुत्व को हराने वाले को देते। तो आज की तारीख में अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए है तो हमको उद्धव ठाकरे की क्या जरूरत है, ऐसे वोट। और तीसरा जो धड़ा है, यानी एक मराठी, दूसरा मुस्लिम और तीसरा नॉन मराठी। तो नॉन मराठी में विधानसभा के समय बीजेपी और महायुति को 58%, 58% मिल रहा था, वो आज 54% मिल रहा है। तो लगभग वही टिका हुआ है। तो कहीं से भी आप देखो तो ठाकरे बंधु या ठाकरे ब्रांड जो है उसको बड़ा सक्सेस मिलने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये लगातार बदलते रहते, गारंटी नहीं है। आज एक समय था कि इनको हिंदुत्व के वोट मिले थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार और कांग्रेस के साथ चले गए, वक्फ का समर्थन करने में उतर गए। तो इनका भरोसा क्या है। और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर क्या बोलेगा कि आज ये बोल रहा है लेकिन कल इसको बोलेंगे चलो तुम्हारे 4 मिनिस्टर लेते, तो बीजेपी के साथ भी चला जाएगा। तो मुस्लिम वोटर भी आज उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो बोलते ना घर का ना घाट का। बिल्कुल वही हालत उद्धव ठाकरे ने खुद की कर ली है। देखो, पॉलिटिकल चालाकी हो, कोई भी चालाकी हो, आप कुछ समय के लिए चला सकते हो, लेकिन बार बार अगर आप झूठे साबित हो गए तो लोग आपके साथ नहीं रहते, आपकी विश्वासर्हता कम हो जाती है। और जो विश्वासर्हता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, उसको ही ब्रांड बोला जाता है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने पिता ने बनाया हुआ जो ब्रांड था उसको ही क्या बोलते, मिट्टी में मिला दिया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनका कोई चुनाव के रिजल्ट के बाद, आज 6 तारीख है, 10 दिन के बाद हम नतीजे आ जाएंगे, उस वक्त पता चलेगा उनका क्या बचा है और नहीं बचा। इसके लिए तो भाग रहे, यहां भाग रहे, वहां भाग रहे, आखिरी मिनट तक कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते थे,
लेकिन कांग्रेस ने ना बोल दिया। और आज भी अगर दोनों भाई साथ में आए, ये मीडिया में बोला जाता है, लेकिन जब वो सामने होते तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज, देह बोली आप देखिए कि उसमें उद्धव जोर शोर से भाई 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 बोल रहा है, लेकिन राज ठाकरे जो है वो एक तरीके से अलग खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसमें हमको पता चलता है आम जनता इतनी सयानी है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी ये दोनों साथ नहीं ये समझ सकती है। जी अच्छा भाव, बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए लंदन चले गए थे। पूरा 1 महीने का छुट्टी, अभी तक वापस नहीं आए। पीछे से सुना राबड़ी की भी तबीयत खराब हुआ। तो बिहार में इसकी चर्चा है कि तेजस्वी ने राबड़ी और लालू को विश भी नहीं किया। उनकी बेटियों ने किया, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने किया। राबड़ी बीमार हुई, उसको देखने के लिए दोनों बेटियां आई, पर तेजस्वी ने वहां लंदन में बैठ के विश भी। 1 महीने लंदन की छुट्टी। सर ये तो पूरा एकदम राहुल गांधी वाली पॉलिटिक्स हो गई। मैं नहीं मानता। देखो, पार्टी और परिवार उसमें फर्क होता है। आप अगर नहीं करेंगे तो परिवार और पार्टी की हालत एक जैसी हो जाती है। बड़े बड़े परिवार टूटे हैं ना, हमने पुराने इतिहास हमारा देखते हैं तो बहुत सारे परिवार टूटे हैं, राजघराने टूटे हैं और एक दूसरे के खून के पैसे हो गए। तो ये पॉलिटिक्स में जब जाते हैं कि सत्ता और पावर जो होती है वो आपको और पागला कर देती है। कितना चाहिए वो उसका अंदाज नहीं रहता, और मुझे क्या मिल रहा है उससे भी ज्यादा उसको कितना मिल रहा है, इस पर से आपका तिरस्कार, द्वेष आगे बढ़ता जाता है, नफरत आगे बढ़ती जाती है। मुझे मिलने से मतलब नहीं होता, उसको क्यों मिल रहा है, उसको क्यों मिल रहा है। और अधिकार, ये बात ही ऐसी होती है, इसलिए अधिकार की नशा सबसे ज्यादा होती है और बुरी होती है। आप शराब हो, ड्रग्स हो, वो भी एक बार आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता की नशा में आप चले जाओ तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 3 पीढ़ियों से अगर परनाना से लेकर दादी से लेकर राहुल गांधी सत्ता की गलियारों में ही उछल कूद करते रहे, तो वो अभी 10 साल निकल गए लेकिन सत्ता की नशा से बाहर नहीं निकल रहे। तीसरा चुनाव लोकसभा का उनकी पार्टी हार चुकी है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा बर्ताव करते कि वही राजा है। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाकर अब 3-3.5 साल हो गए, लेकिन वो उस नशा से बाहर नहीं निकल रहे। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे तेरे हाथ में है क्या? खुद ही बोलते मीटिंग में कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, तो तू राजा कैसे बन गया भैया? आप विरोधाभास तो समझो। तो कोई भी पार्टियां, वो तेजस्वी हो या अखिलेश हो, अखिलेश का और उनके चाचा का झगड़ा तो हो गया था, कोई नई बात है नहीं। अब नाक रगड़कर वो शिवपाल यादव उनको शरण आ गए, बात खत्म हो गई। भैया ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन का राजा तू है, मैं गुलाम बन के रहूंगा, ये शिवपाल ने मान लिया और पार्टी में सुलह हो गई। तो यही बात गांधी परिवार में होगी, वो राबड़ी के या लालू के परिवार में होगी, वो ठाकरे परिवार में होगी, वो स्टालिन के डीएम के परिवार में होगी, उसका कोई दूसरा हल है नहीं। क्योंकि आपने पॉलिटिक्स, पावर और परिवार इसमें गलत कर दी। तो ये तो चलता रहता है यार, हजारों साल से चलता है, हजारों साल से। तो भाऊ एक अंतिम, आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुझे मालूम है आपको जाना है, लास्ट 5 मिनट्स। भाऊ ये जो ट्रंप ने ऑपरेशन किया वेनेजुएला में और मदुरो और उसकी वाइफ को उठा के ले गया, उसके बारे में ये बोल रहा है कि वहां की आर्मी, प्रेसिडेंशियल गार्ड्स, वो सबको उसने खरीद लिया था, सब बिक गए थे। और स्पेशली वो जो पॉलिटिकल पार्टी की जो उसकी लीडर थी, उसको नोबेल पीस प्राइज देके
उसको अपने साथ मिला लिया और पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो ट्रंप के गुण गा रहा था या ट्रंप की भाषा बोल रहा था। सर हमारा विपक्ष भी इसी तरह एंटी इंडिया भाषा बोलता है, तो कल को हमारे वाले क्यों नहीं बिक जाएंगे? नहीं, हमारे वाले तो बिक गए हैं। प्रॉब्लम इनका इतना ही है कि जनता उनके साथ नहीं है। एक बात ध्यान में रखो, जो वेनेजुएला या मदुरा को जो हो गया है उसमें वो तानाशाह बन चुका था, जनता उसके खिलाफ थी। उसके खिलाफ जो महिला खड़ी थी उसको बड़ा पॉपुलेशन का सपोर्ट था। ऐसा सपोर्ट ना राहुल गांधी के पास है ना यहाँ के किसी विपक्ष के पास है। अब कल परसों की बात देखो कि खालिदा जिया की मौत हो गई तो हमारे विदेश मंत्री वहां जा पहुंचा, अचानक जाकर धमके वहां, और कहा किसको मिलते हैं? खालिदा के बेटे से मिलते हैं, और यूनुस से मिलते भी नहीं है। फर्क समझ रहे हो? क्योंकि यूनुस वहां सत्ता की कुर्सी पर बैठा है लेकिन उस कुर्सी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मान लो आज अगर मन में लाए और जो कुछ एक एग्जाम्पल ट्रंप ने हमारे सामने पेश किया उसी ढंग से अगर भारत सोचे तो बांग्लादेश में हम तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आर्मी भी जो है बांग्लादेश की वो हम खरीद सकते हैं या हमारे साथ ला सकते हैं। लेकिन ट्रम्प जितना क्या बोलते हैं उसका छछोरा है, उतने मोदी या भारत की लीडरशिप छछोरी नहीं है। ट्रम्प दिखावा ज्यादा करता है, काम कम करता है। मोदी वैसे नहीं, काम बहुत करते हैं, दिखावा कम करते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिक्स में। आप जो करते हो उस पर क्या रिएक्शन आएगी, अच्छी आएगी बुरी आएगी, ये टटोलते हुए आप अगर आगे जाओगे तो आप सक्सेसफुल होते हो। ट्रम्प की बात पिछले एक साल में हम देखे, अभी एक साल होने को आया, 8 या 9 तारीख को ट्रम्प का एक साल पूरा हो जाएगा। इतने में ट्रम्प ने कितनी बार मुक्की खाई है हम देख सकते हैं। लेकिन इसी समय में आहिस्ते आहिस्ते दुनिया भर में नरेंद्र मोदी ने भारत का परचम लहराया। हमारी ताकत अमेरिका या चाइना इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो ताकत है, जो पत्ते हमारे हाथ में है, वो अगर हम ढंग से खेलते हैं तो उसका बड़ा परिणाम हमको मिलता है। ट्रम्प क्या करता है, 10 रुपया खर्चा करता है, माल 1 रुपए का नहीं आता। और मोदी जी का तरीका यह है कि 1 रुपया खर्चा करो लेकिन फायदा तो 4-5 रुपए का होना चाहिए। तो ये जो फर्क होता है उसमें पॉलिटिक्स होती है। 1 रुपया खर्चा करके 4-5 रुपए का नफा लाओ, फायदा लाओ। तो ट्रंप ने जो किया है उसका कारण आप समझो, वेनेजुएला की जनता उसके खिलाफ थी, उसका फायदा उन्होंने उठाया। हम भी बांग्लादेश का उठा सकते हैं, हम इवन पाकिस्तान का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन भारत का जो स्वभाव है, हमारे ही लोगों को पसंद नहीं आएगा कि हमने दूसरे का उठाकर नंगा किया, लूट लिया, ये हमारे लोगों को पसंद नहीं होगा। इसलिए मोदी ट्रंप की तरह से एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों की छोड़ दो, मोदी के समर्थक भी है, वो किसी पर ज्यादती की हुई दिखाई दी तो नाराज हो जाएंगे। और मोदी जी उनके पीछे जो है उनको नाराज नहीं करना चाहते, और सामने वाले भी अपने पैरों से चलते आए, इस ढंग से मोदी जी राजनीति करते। तो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों को अधमरा करके छोड़ा है। वो शरण या आश्रय मांगने आने की प्रतीक्षा हो रही है, और ये होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और कुछ बातें हो भी रही है जो मैं मुझे मालूम होकर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पॉलिटिकली नुकसान होगा, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लाइन पर बहुत सारा काम हो रहा है, हमको इस ढंग से करा। अभी पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई, क्या मोदी अजहर मसूद को उठा के लेके जाएंगे, क्या मोदी हाफिज सईद को उठा के लेके जाएंगे? अरे क्यों उठा के लेके जाएंगे भैया? यहां लाके यहां के कोर्ट में खड़ा करने से क्या मतलब है? इससे अच्छा है कि वहां ही अज्ञात वीरों से उसको मार भी सकते, लेकिन नहीं मारेंगे। एक बात समझ लो कि
उनकी तरफ उंगली उठाकर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, तो उनको मारकर जड़ क्यों खत्म करे? जड़ नहीं खत्म होगी, न्यूट्रलाइज किया जाएगा, मार्जिनलाइज किया जाएगा, और पूरे काम के किसी काम के बचे नहीं तो उनका भी प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं होगी, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगा, ठंडा करके पियो। ये मोदी जी का पॉलिटिक्स का तरीका है और ट्रम्प का उल्टा है। भाई गरम गरम पी लो, जुबान जल्दी चाहिए। तो ट्रम्प की जुबान जलती है, मोदी की नहीं जलती। देखो ये 1 साल में ट्रम्प ने जो शुरू किया था, तो ट्रम्प कहां से कहां पहुंच गया देखो। लेकिन इसमें हमारा भी एक फायदा हो गया कि चाइना कितना मार्जिनलाइज हो गया है। ट्रम्प के हाथ में सत्ता आने से पहले हमारे यहाँ 2.5 फ्रंट की बात की जाती थी, पाकिस्तान, चाइना और अंदर के लोग। आजकल कोई चाइना की फ्रंट वाली बात करता ही नहीं है। तो ट्रम्प को हैंडल करते करते परस्पर चाइना को मार्जिनलाइज किया गया, इस पर चर्चा तक नहीं होती, लेकिन हुआ तो है। आज वो ग्लोबल टाइम्स चाइना का पेपर है, उसमें आजकल की खबरें जो आ रही है सुनो, उधर एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। भारत के साथ हम ट्रेडिशनल वॉर नहीं कर सकते, ये बात ग्लोबल टाइम्स बोलने लगा है। हम मिट्टी में मिल जाएंगे भारत के साथ ट्रेडिशनल वॉर करके, ये हमारे 2 गुना आर्मी होने वाला देश बोलने लगा है, हम नहीं बोल रहे। तो ये तरीका होता है, पॉलिटिक्स वो होती है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? खून खराबे के सिवा आपको हराना, यही तो पॉलिटिक्स होती है जी। तो ये हम कर रहे हैं। वो लोकल लेवल पर बीएमसी में हो, वेस्ट बंगाल में हो, या गांधी परिवार में हो, विपक्ष के घर में हो, या दुनिया भर में हो, मोदी और उनकी जो टीम है बड़े सलीके से ये पॉलिटिक्स खेल रही है। बाबू, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।